बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चैप्टर नंबर 1 जो कि कोल्ड वॉर के बारे में था और कोल्ड वॉर टेंशंस के बारे में था, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इट इज़ इन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच इट। नाउ दिस इज़ द चैप्टर 2 ऑफ द बुक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ओवरव्यू दिया है चैप्टर का अबाउट द बर्लिन वॉल। The Berlin Wall which had been built at the height of Cold War. बर्लिन वॉल जब बिल्ड करी गई थी कोल्ड वॉर की बिल्कुल पीक पर, जब कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रही थी, एंड वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल, ये उसका ही ग्रेटेस्ट सिंबल भी था, वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल 1989, उसको तोड़ दिया गया था। दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। इसी तरह से धीरे धीरे और भी चीज़ें होती रहीं, जिसकी वजह से और भी छोटे छोटे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हुए, जिसकी वजह से इवेंचुअली कोल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड जो था उसका कोलैप्स हो गया। सेकेंड वर्ल्ड मतलब यूएसएसआर के जितने भी अलाइज थे। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। जर्मनी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हो गई थी, वो फाइनली यूनिफाइड हो गई। One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations. जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो पहले सोवियत के साथ थी, उन्होंने अब पीछे हटना शुरू कर दिया था, सोवियत से अलग होना शुरू कर दिया था। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड, not by military means but as a result of mass actions by ordinary men and women. कोल्ड वॉर जो ख़त्म हुई थी वो कोई बहुत बहुत बड़ा कुछ कोई वॉर नहीं हुई थी कि जिससे ख़त्म हो गई हो, या कुछ और बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई थी। ये एक्चुअली मास एक्शंस थे नॉर्मल लोगों के, नॉर्मल मैन एंड वुमेन के, जो चाहते थे कि ये सब ख़त्म हो, और सोवियत यूनियन का कोलैप्स इवेंचुअली हो गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। In this chapter, we discuss the meaning, causes and consequences of the disintegration of the second world. Second world और second world war को please confuse मत कीजिएगा। Second world is actually the USSR and its allies, उसको बोला गया है second world. First world is US और उसके allies। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ वही सब पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन कैसे ख़त्म हुआ, कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुई, क्योंकि वॉर किसी ना किसी के हार जाने पर ही ख़त्म होती है। एंड दिस वॉर वॉज नॉट दिस वॉर वॉज नॉट फॉट बाय वेपन्स। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था। ये सोच की वॉर थी, ये अलाइज बनाने की वॉर थी कि जिसके ज़्यादा अलाइज होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पर भी ये कोल्ड वॉर किसी वायलेंस की वजह से ख़त्म नहीं हुई थी, ये सोवियत यूनियन के ख़त्म होने से ख़त्म हुई थी, सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेट होने से, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से ख़त्म हुई थी। तो ये सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था जो इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट हुआ, वो क्या था? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सिस्टम के, सोवियत यूनियन के 3 नाम हैं, एक तो सोवियत यूनियन, एक यूएसएसआर और एक रशिया। तीनों के लिए सेम वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूएसएसआर आया था जब आफ्टर द सोवियत सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917 में यूएसएसआर बना था। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। बहुत तरीके की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, तो उनमें से 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सोशलिज्म होती है जो कि स्टेट को ज़्यादा पावर्स ना देकर लोगों को ज़्यादा पावर देती है। सोशलिज्म में वर्कर्स के लिए बहुत काम किया जाता है और लिबर्टी, फ्रीडम बहुत दिया जाता है। कैपिटलिज्म में जो दूसरा है कैपिटलिज्म, जो कि यूएस अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी, वो थी कि उसमें जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन पर मेजर पावर्स उनके हाथ में थी, ठीक है। तो सोशलिज्म का आइडिया था, यूएसएसआर रशिया में आया था, जिसकी वजह से हमारा जो है रशिया सेटअप हुआ था, और जो कि कैपिटलिज्म के विरुद्ध था। एंड द नीड फॉर एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, और सोशलिज्म से वो एक इक्वालिटी वाली, एक एगैलिटेरियन सोसाइटी सेटअप करना चाहते थे। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि कैपिटलिज्म में हमेशा मेजर जो चीज़ होती है वो होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया में कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत सारी उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट इज़ नॉट पब्लिक, इट इज़ प्राइवेट, उनकी खुद की है, ठीक है, जिसकी वजह से रिच एंड पुअर का डिवाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है।
बहुत बड़ी डिबेट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की, बट ऐसा ही है। तो ह्यूमन हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना, जिससे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म का अंत हो सके, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाया जा सके, एंड कॉन्शियसली डिज़ाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, और एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश की जा सके जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गेव प्रिमेसी टू द स्टेट, वो स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा प्रिमेसी देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों एक ही जैसी टर्म है। तो सोशलिज्म मतलब रशिया में थी एक कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के ही इर्द गिर्द ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम रशिया का घूमता था, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड, कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन कोई भी अलाउड नहीं थी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही थी जो वहाँ रूल करती थी। इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, इकोनॉमी जितनी भी थी वो सब स्टेट कंट्रोल करता था। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सब यूएसएसआर के अंडर या रशिया के अंदर या सोवियत यूनियन के अंडर आ गई थी। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज़ वॉज मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर, यूएसएसआर के जैसा मॉडल था, सोशलिज्म मॉडल था, वही उन सब कंट्रीज़ में लागू होता था, और इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। द वॉर्सो पैक्ट, और एक मिलिट्री पैक्ट बनाया गया था विच वॉज वॉर्सो पैक्ट, कि हाँ एक अग्रीमेंट साइन किया गया था सारी कंट्रीज़ और यूएसएसआर के बीच में, दैट येस वी आर टुगेदर, वी आर एन अलाई, एक मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए। द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, और यूएसएसआर उसका लीडर था, और सेम ऐसे ही यूएस जो था उसका एक मिलिट्री ब्लॉक था, और यूएस उस पर्टिकुलर मिलिट्री ब्लॉक का लीडर था। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सोवियत यूनियन और अमेरिका यूएसएसआर और यूएस दोनों ही बहुत ही सुपर पावर थे, इसीलिए उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो इसीलिए वन ऑफ द ग्रेट पावर थी सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस, सोवियत इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन यूएस से ज़्यादा नहीं थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे सोवियत यूनियन के पास, मशीनरी थी, एंड अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग सेक्टर था, एंड कनेक्टेड इट्स रिमोट एरियाज़ विद एफिशिएंसी, जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल गाँव और पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको भी साथ में लेकर उनको भी कनेक्ट करके चलती थी। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे मतलब देश के अंदर के ही जो कंज्यूमर थे उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स थे उनके पास, जो प्रोडक्ट वो बनाते थे उसे कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे उनके पास लोग थे। एंड दे प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, मतलब हर चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता था सोवियत यूनियन में। दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ मतलब कहा जाए तो यूएस से मैच नहीं करती थी, बट स्टिल उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, और उस टाइम के हिसाब से इतनी बड़ी इंडस्ट्री होना, इतने सारे प्रोडक्ट्स निकालना, और इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट होना कि जो हम चीज़ बना रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए लोग भी हैं, ये भी उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। द सोवियत स्टेट एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन, एक उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, उनका एक रहन सहन था। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे कि आजकल जो होती है सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, तो ऐसे ही गवर्नमेंट के थ्रू कराए हुए बहुत सारी चीज़ें थी, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कम, मतलब बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट हो ऐसा तो नहीं हो सकता, बट हाँ आई कैन से कि बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट था सोवियत यूनियन का। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, और स्टेट ही सबसे बड़ा होता था, सबसे डोमिनेंट होता था। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट, हर चीज़ ज़मीन से लेकर कितना भी प्रोडक्टिव है, कोई भी एसेट्स हैं, वो सब कुछ स्टेट हैंडल करता था। और इसी का ही उल्टा हमारे यूएस में था, यूएस में सब कुछ कैपिटलिस्ट हैंडल करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैंडल करते थे। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक मतलब ब्यूरोक्रेसी होता है जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं हमारे, मिनिस्टर्स को नहीं रखा जाता है ब्यूरोक्रेसी में, मेनली आईएएस ऑफिसर्स जो हमारा जो
एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है एक सरकार की, एक कंट्री की, वो ब्यूरोक्रेसी में आती है। तो सोवियत सिस्टम मेनली बहुत ब्यूरोक्रेटिक था, सब चीज़ें, हर चीज़ का डिसीजन सरकार लेती थी और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, मतलब अथॉरिटी थी, एक लोगों के ऊपर एक अथॉरिटी थी विच वॉज स्टेट, मेकिंग लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। येस, इट्स ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, सरकार को हर चीज़ का दे दो और सरकार को ही सब कुछ करना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल सरकारी, सब कुछ सरकारी। बट एक टाइम ऐसा आता है जब हमें एज अ सिटीज़न हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि भाई हर चीज़ सरकार संभाल रही है। वी एज सिटीजन्स, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, बहुत कम है अधिकार। हमारे पास अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जैसा कि ये लोग सोचते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके जो फादर की या ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, बट आज अगर सरकार कोई लॉ निकालती है कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सबको एबॉलिश कर दिया जाए, अब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सरकार के अंडर आएगी, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या आप उसके अगेंस्ट नहीं बोलोगे? हाँ, हम मानते हैं कि जो बहुत बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर हम मतलब वो अपने अंदर अंदर रखते हैं तो उससे रिच एंड पुअर का डिवीज़न होता है। बट अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, उसकी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो क्या होगा? तो इवेंचुअली एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब सिटीजन्स को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई हर चीज़ स्टेट संभाल रही है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट एंड जोक्स एंड कार्टून्स। ठीक है, लोग अब अपने जोक्स कार्टून, जैसे कि आजकल मीम्स जो हैं वो बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग उन पे हंसते हैं। बहुत सारी सीरियस मैटर्स पर भी मीम बनते हैं, लोग उन पर हंसते भी हैं, उन पर ध्यान भी देते हैं। तो लोग उस टाइम के हिसाब से जिस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे वैसे उन्होंने करा। डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा लैक था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी क्योंकि हर चीज़ स्टेट संभाल रहा था, स्टेट के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, एंड ऑल ऑफ दैट। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिसमें कि रिफॉर्म की ज़रूरत थी, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि इसमें बताया कि सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही रूल करती थी, इसको चेंज होना ज़रूरी था। सोवियत यूनियन का हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15th डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन। 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थी, 15 डिफरेंट कंट्रीज थी जिनसे मिलकर यूएसएसआर या सोवियत यूनियन बनता था। टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स, मतलब उन रिपब्लिक्स के कल्चरल अफेयर्स तक स्टेट देखती थी, मतलब रिलीजन हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर्स हो गए, अलग अलग कल्चर में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। आपका कल्चरल डांस आता है, कल्चरल सॉन्ग्स आते हैं, आपके कपड़े आते हैं, हर चीज़ कल्चर होता है। तो उसमें भी अगर सरकार अपना वो करेगी तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, ऑन पेपर्स मतलब जो वॉर्सो पैक्ट था उसके अनुसार रशिया सिर्फ एक कंट्री है, एक रिपब्लिक है 15 रिपब्लिक्स में से। लेकिन क्योंकि यूएसएसआर ही रशिया था, तो इस वजह से रशिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, बहुत ज़्यादा। एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट निगलेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड, इसलिए अलग रीजन्स के लोग थे उनको बहुत निगलेक्टेड फील होता था। इन द आर्म्स रेस, मतलब किसके पास कितने हथियार होने चाहिए, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने आर्म्स रेस पर ही लगा दिया। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी बिल्डिंग्स को खड़ा करने पर, अपने ट्रांसपोर्ट को खड़ा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। आप कब तक ऐसे तानाशाही कर सकते हो? कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना कि आपके लोग आपकी ही सरकार के ऊपर खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने ना लोगों का ध्यान रखा, ना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, वो सिर्फ आर्म्स रेस में लग गए, सिर्फ अपने वेपन्स को बढ़ाने में, सिर्फ अपनी एटॉमिक पावर को बढ़ाने में वो लोग लग गए। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। अब सोवियत का जो इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में उसने और भी ज़्यादा इस सिस्टम को, सोवियत सिस्टम को वीकेंड कर दिया। द सिस्टम इवन फर्दर दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, हालांकि उनके जो पैसा, वो पैसे के मामले में वो गरीब नहीं थे, उनके पास खूब पैसा था, उनकी सैलरी हर बार बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा गिर रही थी। दिस लेड टू द शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लीजिए बट
इफ़ यू डोंट हैव गुड टेक्नोलॉजी तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पीछे हट जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो कंज्यूमर गुड्स में भी गिरावट आ गई, लोग अब कम चीज़ें खरीदने लगे। फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर, लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई तो उन्हें बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा था, फूड का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फाल्टरिंग इन द लेट 70s एंड बिकेम स्टेगनेंट, और धीरे 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 करके इन्हीं चीज़ों की वजह से सोवियत इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरती चली गई। Gorbachev and the disintegration. Mikhail Gorbachev, who had बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक बहुत ही फेमस लीडर हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के 1985। सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, उन्हें लगा कि वो इस सिस्टम में रिफॉर्म ला सकते हैं क्योंकि रिफॉर्म्स ही ज़रूरी हैं यूएसएसआर को ठीक करने के लिए। एब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, जिस हमें अगर वेस्ट के साथ मिलकर रहना है सो वी नीड टू डू सम रिफॉर्म्स, उनका ये मानना था। हाउएवर Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had come other effects that neither he नॉर एनी वन एल्स इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड। लेकिन जो उन्होंने वो जो चाह रहे थे कि हाँ वेस्ट के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, सोवियत यूनियन रिफॉर्म हो जाए, उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ गया जिसके लिए ना उन्होंने खुद सोचा था ना और किसी ने सोचा था। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, अब जो लोग थे वो करने लगे प्रोटेस्ट। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि जैसे कि एक रीज़न पहले ही था, रशिया डोमिनेटेड था तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत बुरा लगता था, टेक्नोलॉजी में ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गॉर्बचेव, मतलब पहले की तरह जब सोवियत यूनियन गॉर्बचेव के अंडर था, डिड नॉट इंटरवीन विद व्हेन द डिस्टर्बेंसेज अकर्ड एंड द कम्युनिस्ट रिजीम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर अदर। मतलब गॉर्बचेव के आने से बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई, डिस्टर्बेंस हुआ और कम्युनिस्ट रिजीम के बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ वो कोलैप्स कर गए, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। दीज डेवलपमेंट्स वर अकम्पनीड बाय अ रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए। हैस्टेंड इट्स डिसइंटीग्रेशन, मतलब उसका जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। गॉर्बचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। गॉर्बचेव ने ये इनिशिएट जो लिया था पॉलिसीज़ को, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का, पॉलिटिकली रिफॉर्म करने का, डीमोक्रेटाइज करने का, द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गॉर्बचेव के साथ के लीडर पार्टी के और जो लोग थे उन्होंने खुद ही उसको अगेंस्ट में बोले वो। अ कूप टुक प्लेस इन 1991, अब एक कूप हुआ, कूप का मतलब होता है मिलिट्री का कंट्रोल हो जाना। वॉज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब लोग जो थे वो बोर हो चुके थे, पुराने उन्होंने अपने फ्रीडम का टेस्ट उन्होंने चख लिया था। अब उन्हें पता लग गया था व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर देम, उनके लिए आज़ादी क्या है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हमारे देश ने फ्रीडम स्ट्रगल करा, नो, दे वॉन्टेड आज़ादी, दे वॉन्टेड फ्रीडम, कि उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना हक हो, टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस करे, हर चीज़ स्टेट ना संभाले, तो उनको वो वाली फ्रीडम चाहिए थी। एंड दे डोंट वॉन्ट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। बोरिस येल्सिन एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए जिन्होंने इस कूप को बहुत ज़्यादा अपोज करा। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन, रशियन रिपब्लिक में येल्सिन ने एक बहुत पॉपुलर इलेक्शन जीता था। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट में बोलते थे और उसको ख़त्म करना चाहते थे। पावर जो थी वो सोवियत सेंटर से अब रिपब्लिक्स जो उसके साथ के जो कंट्रीज थे उनकी तरफ शिफ्ट होने लग गई, स्पेशली द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्व्स एज अ सोवरेन स्टेट। जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी तरफ ज़्यादा अब पावर जाने लगी। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड नहीं करा एंड दे वांटेड टू रिमेन विद सोवियत फेडरेशन। इन December 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द USSR डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। जो सोवियत यूनियन का मॉडल था, जो रशिया का मॉडल था जिसमें कि वॉर्सो पैक्ट था, बहुत सारी रिपब्लिक्स उसके साथ थे, उसको उन्होंने डिसबैंड कर दिया कि अब USSR सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की उसको बैन कर दिया गया था।
कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में, मतलब इसके बाद वाले सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया गया था। The Declaration on the Disintegration of the USSR and the Formation of Commonwealth of Independent States CIS बना दिया गया था अब, came as a surprise to the other republics। अब जो रिपब्लिक्स थे सेंट्रल एशियन जो कि सोवियत यूनियन से अलग नहीं होना चाहते थे, अब उन्होंने जब देखा कि हम जिसके साथ हैं वही अपने आप में डिसबैंड हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी हट चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS, और उनको CIS का फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया को अब एक सक्सेसर, एक मतलब होता है ना राजा का बेटा राजा, तो राजा का जो बेटा होता है वो उस राजा का सक्सेसर होता है, तो रशिया को अब सोवियत यूनियन का ही सक्सेसर मानने लगे। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सोवियत यूनियन की सीट थी वो चली गई अब रशिया को, मतलब अब सोवियत यूनियन जो था वो रशिया में डिसॉल्व हो गया। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया ने जितनी भी कमिटमेंट्स और ट्रीटीज़ सोवियत यूनियन के नाम पर साइन करी थी वो अब रशिया के नाम पर हो गई थी। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, और एक क्योंकि पहले तो सोवियत यूनियन थी, तो अगर सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर पावर है तो वो पूरी यूनियन के होंगे, सारे एलाइज के होंगे, बट अब रशिया जो था क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंडर आ गई थी, सो रशिया बिकेम द न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरीड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द US। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब रीजंस क्या गया थे, थोड़े बहुत रीजंस ऊपर भी बताए गए हैं, बट इस वाले पोर्शन में मेनली रीजंस की बात होगी। दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, कि ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि सोवियत यूनियन को अंडरस्टैंड करने के लिए या कम्युनिज्म को ख़त्म होने का क्या रीजंस थे उसको देखने के लिए, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स। इसीलिए भी कि ये कोई पहला पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जो कोलैप्स हुआ था और ना ही आखिरी। वाइल देर आर यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, बहुत सारे फीचर्स हैं सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के। There may be more general lessons to be drawn from this very important case. There is no doubt that the internal weaknesses of the Soviet political and economic institutions, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होना, उसकी एक पॉलिटिकल वीकनेस थी, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की एक वीकनेस थी कि वो और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए, लोगों की एस्पिरेशन से मीट नहीं कर पाए, ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था, इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई थी। वाई? बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कंज्यूमर शॉर्टेज हो गया था। एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। वाई डिड द सिस्टम बिकेम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट? द आंसर इज पार्शली क्लियर। द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर पार्ट, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वो सिर्फ आर्म्स रेस में लग गए, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में लग गए। दे लैग्ड इन देयर टेक्नोलॉजी। The development of its satellite states in East Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular, मतलब वो सैटेलाइट वगैरह को बनाने में लग गए। ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन आया कंट्री के अंदर। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट, और लोगों को बाहर की कंट्रीज़ के बारे में पता लग रहा था कि जो चीज़ हमारी कंट्री में नहीं हो रही है वो एक्चुअली बाहर की कंट्रीज़ में हो रही है, वो एडवांस हो रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमसे। जैसे कि हम आज अपने इंडिया को US से कंपेयर करते हैं या चाइना से कंपेयर करते हैं कि वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है, तो हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रेस, थ्रू न्यूज़ हमें पता लगता है बाहरी कंट्री में क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे भी लोगों को इतनी टेक्नोलॉजी थी कि न्यूज़ वगैरह बाहर की कंट्रीज़ से आती थी उस टाइम भी, तो लोगों को पता रहता था कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। इसीलिए वो थोड़े जेलस भी फील करते थे कि हमारी कंट्री में ऐसा क्यों कुछ नहीं हो रहा। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। वो अपने सिस्टम को और बाहर के सिस्टम के में डिफरेंसेस को पता लगा पाते थे, देख पाते थे कि हमारे सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। After years of being told the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock.
क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी थी, वो अपने सिस्टम को बेस्ट बताती थी, तो वो मतलब पार्टी कितना ही झूठ बोल सकती है, कभी ना कभी तो लोगों को सच पता ही लग जाना है। तो इसलिए पॉलिटिकली भी शौक था और साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि लोग अपने देश को, अपने सोवियत यूनियन को सुपर पावर मानते थे, जो कि था भी स्टार्टिंग में। बट इवेंचुअली उन लोगों को जब पता लगा धीरे धीरे कि नहीं, हमारा तो सोवियत यूनियन बिखर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसबैंड हो चुका है, तो एक उनके लिए एक साइकोलॉजिकल भी शौक था। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, पॉलिटिकली भी वो हर तरीके से स्टैगनेंट होता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो पिछले 70 सालों से रूल कर रही थी, वो अब लोगों का उस पर विश्वास उठ गया था। इट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिनेटेड समझते थे, बहुत ज़्यादा अलग समझते थे, अपने आप को कम समझते थे, और करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। जो सिस्टम था, जो सरकार थी, वो उन मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पा रही थी। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड। मतलब अथॉरिटी इतनी ज़्यादा थी, सेंट्रलाइजेशन मतलब हर चीज़ सरकार संभाल रही थी, हर चीज़ स्टेट संभाल रही थी, जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेशन हुआ। वर्स्ट अभी बाकी है। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेंड मोर प्रिविलेज देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये तो खैर आज भी है कि जो नेता वगैरह होते हैं उनको ऑर्डिनरी सिटीजन से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं। पर हाँ, वैसे इकोनॉमिक प्रिविलेजेस तो नहीं मिलती हैं, उनको भी टैक्स भरना पड़ता है, उनको भी सारी चीज़ें, लॉज वगैरह मानने पड़ते हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी, पीपल डू नॉट आइडेंटिफाई देम विद द सिस्टम। लोग अपने आप को उस सिस्टम से जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं कर पाते थे। बाकी डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, उसमें लोगों की ही बात हो रही है। बट यहाँ पर लोग अपने आप को ही सिस्टम से नहीं जोड़ पा रहे थे। जो चीज़ें सरकार करती है वो सिटीजन्स के लिए करती है, और सिटीजन से जब खुश नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, उस पर्टिकुलर सिस्टम का कोलैप्स होना मतलब ज़रूरी है, और होना मतलब होता भी है हमेशा। गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। गॉर्बाचेव की बात जैसे हमने पहले भी करी थी, उसने बोला था कि वो रिफॉर्म करेगा, सिस्टम चीज़ों को करेगा ठीक, लेकिन उसके रिफॉर्म्स भी वेस्ट की चीज़ों के साथ मैच नहीं कर पाए थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक उसका लॉस हुआ था। यू में वंडर कि क्यों सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, जबकि गॉर्बाचेव ट्राई तो कर रहा था, तो कुछ तो हुआ होगा उस टाइम पे। Here is where the answer became more controversial. The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectation that few people could have predicted and became virtually. मतलब वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को करने लगा था, उसने बहुत आगे तक की सोच ली थी, और यहाँ पर चीज़ें बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए थी, पर वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने लगा था। इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स वो ले आया था कि इट वॉज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सिस्टम विच फेल दैट गॉर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, इम्पेशेंट थे, और उनको लगता था कि गॉर्बाचेव बहुत जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स ला रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड। जिस तरह से वो रिफॉर्म्स लेकर आया था इट वॉज गुड, बट उन्होंने सोसाइटी को उस तरह से बेनिफिट नहीं दिया, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। और अगर बेनिफिट दिया भी सोसाइटी को तो बहुत धीरे धीरे, जिसका असर बाद में दिखता, पर इससे पहले ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. पहले भी इस बारे में बात हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग उसके खिलाफ बोलने लगे थे। They felt that their power and privileges were eroding. उनको लगता था कि गॉर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स हैं वो उनकी पावर, उनकी प्रिविलेज को ख़त्म कर देगा। इन दिस टग ऑफ वॉर, ये जो टग ऑफ वॉर चल रही थी गॉर्बाचेव और उसकी ही पार्टी के बीच में, गॉर्बाचेव को सपोर्ट लूज़ कर गया, वो लोगों का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, अपनी खुद की पार्टी का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियंस। लोग जो थे वो अब डिवाइड हो गए थे। इवन दोज हु वर विद देम बिकेम डिसइल्यूजन्ड। जो उनके साथ थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था, दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड कि करना क्या है, हो क्या रहा है। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था कि हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अपनी खुद की पॉलिसीज़ को वो डिफेंड नहीं कर पा रहा था। ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। हाँ, इन चीज़ों ने डायरेक्टली सोवियत यूनियन को कोलैप्स नहीं करा था, बट इन चीज़ों ने इवेंचुअली ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया। इन चीज़ों की वजह से और भी चीज़ें हुई, और भी अनदर डेवलपमेंट्स हुए, जिन्होंने ऑब्जर्वर्स को सरप्राइज़ कर दिया। मैनी इनसाइडर्स दे वर सरप्राइज्ड कि ये इतना गलत कैसे हो सकता है, एक ऐसी स्टेट जो कि इतनी ज़्यादा सुपर पावर थी वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो सकती है। नेशनलिज्म लोगों के दिमाग में आ गया था, उनको अब फ्रीडम चाहिए थी।
सोवरेनिटी चाहिए थी उनको विद इन वेरियस रिपब्लिक्स। बहुत सारी रिपब्लिक जो सोवियत यूनियन के अंडर थी उनको अब अपनी खुद की एक कंट्री बनानी थी। उनको अब उससे अलग होना था, क्योंकि आप उसके पार्ट हो तो आपको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रिपब्लिक की, उस पर्टिकुलर स्टेट की सुननी पड़ती है। बट आप अलग कंट्री हो, सब कुछ आपका अलग है, बट स्टिल आप उसकी सुन रहे हो। तो एक कंट्री, एक रिपब्लिक का अपनी एक फ्रीडम होना, अपनी एक सोवरेनिटी उन्होंने डिमांड करनी शुरू करी। One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of Soviet Union, and that whatever or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. एक internal struggle भी चल रहा था लोगों का, सरकारों का, political leaders का, that this is a what if of history, कि अब क्या, what if. But surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of Soviet Union and its growing internal problems. एक तो सोवियत यूनियन का साइज, रशिया का ही इतना बड़ा साइज है, उसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा, ऊपर से इंटरनल प्रॉब्लम्स. अदर्स थिंक दैट Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction of the people that the government and rulers could not control it. मतलब यही वो रीज़न है गॉर्बचेव वाला कि वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर रहा था जो हो नहीं पा रही थी एग्जैक्टली. Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be the strongest in the Central Asian republics, given their ethnic and religious differences. लोगों ने ये सोचा था कि अगर कभी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो वो इसलिए होगा क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड है, उनकी एथनिसिटी, उनकी रिलीजन बहुत ज़्यादा अलग है, और विद द रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड देयर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है. हाउएवर, एज थिंग्स टर्न आउट, नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन विद द सोवियत यूनियन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. बट इवेंचुअली सोवियत यूनियन के अंदर ही डिससेटिस्फेक्शन लोगों को हो गया, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. इन द मोर यूरोपियन एंड प्रॉस्परस पार्ट, मतलब जो प्रॉस्परस पार्ट थे, जो बहुत ज़्यादा साथ में रहते थे, इकोनॉमिकली अच्छे थे, उनमें ही चीज़ें बेकार होने लग गई, ना कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में. In Russia and Baltic areas, Ukraine, Georgia, ordinary people here felt alienated from the Central Asians. They were paying too high an economic price to keep the more backward area with the Soviet Union. Central Asian Republic के लोगों को वो ज़्यादा पे कर रहे थे तो ताकि उनको साथ में रख सके. Consequences of disintegration. अब disintegration होने के बाद क्या हुआ, उसके consequences क्या थे? The collapse of the second world of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences. First of all, it meant the end of the Cold War. पहली चीज़ तो यही थी, जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वॉर ख़त्म होती है एक इंसान के हार जाने के बाद. यहाँ पर कोई वेपन से लड़ाई हो नहीं रही थी, तो कोल्ड वॉर के हार जाने के बाद, सोवियत यूनियन के हार जाने के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद कोल्ड वॉर अपने आप ख़त्म हो गई. द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, जो आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट था, यूएस की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट. इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम हार गया. Since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs. इन दोनों के ही आर्म्स रेस जो थी इन दोनों के बीच, जिसकी वजह से इन्होंने मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए थे. द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड टू दिस आर्म्स रेस एंड अ पॉसिबली न्यू पीस. जब इन दोनों का, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसमें इस पूरे आर्म्स रेस का डिसइंटीग्रेशन हो गया कि हाँ अब वो हार गया, मैं जीत गया, तब लोगों ने ये एक्सपेक्ट करा था कि अब हर तरीके का कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो जाएगा और इस कन्फ्रंटेशन के एंड के बाद आर्म्स रेस भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जो कि खैर नहीं हुई. Second, power relations in world politics changed and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed. बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के बदल गए थे. पहले लोग शायद सोशलिस्ट को ज़्यादा अच्छा मानते थे. हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, वो भी सोशलिज्म को बहुत अच्छा मानते थे. बट अब लोगों की आइडियोलॉजी शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी क्योंकि सोशलिज्म हार गया था. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज़. Either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system. पहले बायपोलर था, मतलब दो सिस्टम थे, यूएस एक यूएसएसआर. अब यहाँ पर कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ सामने आ रही थी. या तो यूनिपोलर सिस्टम हो जाएगा या फिर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाएंगी हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में, और हमारा सिस्टम पूरे वर्ल्ड का
सिस्टम बन जाएगा यूनिपोलर, मतलब बहुत सारी सुपर पावर्स के साथ, बहुत सारी पावर्स के साथ, कि कोई किसी मतलब चाइना किसी चीज़ में अच्छा है, यूएस किसी चीज़ में अच्छा है, इंडिया कल्चरली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो मल्टीपोलर मतलब हर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बन जाएंगी, जैसे कि आजकल हमारा एशियान है या नाटो भी है, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ अपने खुद के ब्लॉक्स बनाएंगे, वेयर नो वन पावर को डोमिनेट, और उसमें कोई भी एक पावर डोमिनेट नहीं करेगी, बिकॉज सब कंट्रीज़ के अलग अलग ग्रुप होंगे. एज इट टर्न आउट द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमी. कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया था. इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, IMF पॉपुलर एडवाइजर्स बन गए थे, बिकॉज मेनली जो UN है वो US ने ही डोमिनेट किया हुआ है, तो इस वजह से ये भी पावरफुल हो गए थे. दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म. पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड. एक लिबरल डेमोक्रेसी का एक इमर्जेंस हुआ पॉलिटिकली एक कंट्री को चलाने के लिए. थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज. अब क्योंकि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, तो उसके अंदर के जितने भी रिपब्लिक्स थे वो नई नई कंट्रीज़ बन के अब सामने आ रहे थे. ऑल दीज कंट्रीज़ हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस, चॉइसेस. बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकेम पार्ट ऑफ नाटो. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो USSR को छोड़ के US की तरफ जाना चाहती थी, बिकॉज नाटो US का था. द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड ऑल्सो टू स्टैब्लिश टाइज विद द वेस्ट. जो सेंट्रल एशियन थी, रशिया के जो नीचे वाली कंट्रीज थी, इंडिया उनमें से नहीं है, बिकॉज इंडिया तो सोवियत यूनियन का पार्ट ही नहीं था, बट और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. तो उन्होंने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाया, उन्होंने रशिया से भी अपने अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे और बाहर की वेस्ट कंट्रीज से भी उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए, US, चाइना एंड अदर्स. दस द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज. जैसे कि एग्जाम्पल है चाइना, तो इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आ गए थे, खुद की आइडेंटिटी थी, उनकी खुद के इंटरेस्ट थे, खुद की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ थी. इट इज़ टू दीज इशूज़ दैट वी नाउ टर्न. शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स. पोस्ट कम्युनिस्ट मतलब पोस्ट सोशलिस्ट, पोस्ट सोवियत. तो शॉक थेरेपी क्या है ये? द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. इनका अब ट्रांजिशन होना था एक सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ. द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया. Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy. जो सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई उसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़. मतलब इन सारी कंट्रीज़ के बारे में है शॉक थेरेपी, जो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में वो किस तरह से, मतलब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो किस तरह से रहीं. ईच ऑफ दीज कंट्रीज़ वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. उनको पूरी तरीके से शिफ्ट करना था अपने आप को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, विच मेंट रूटिंग आउट कम्प्लीटली एनी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग सोवियत पीरियड. मतलब सोवियत यूनियन के टाइम पे उन्होंने जो जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट करी थी, जो स्ट्रक्चर उन्होंने अपना पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बनाया था, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देना. अबव ऑल इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे कि कैपिटलिज्म के बारे में मैंने बताया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा मानते थे, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसका भी एक शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. स्टेट का प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी था. मतलब अब स्टेट बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं था, प्राइवेटाइज था. मतलब जो प्राइवेट ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो अब स्टेट पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे. एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन. जो कॉरपोरेट के ओनरशिप, मतलब वही कैपिटलिस्ट मॉडल जो होते हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना ज़रूरी था. कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग. पहले लोग कलेक्टिवली फार्मिंग करते थे, अब वो प्राइवेट फार्मिंग वाला कंसेप्ट लाना ज़रूरी था. इवन एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म लाना ज़रूरी था. दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म. इन सबको हटाना ज़रूरी था. इस ट्रांजिशन को ही कहते हैं हम शॉक थेरेपी.
इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज़। उन कंट्रीज़ का, उन इकोनॉमीज़ का एक्सटर्नली क्या था, मतलब एक्सटर्नल कंट्रीज से उनके क्या रिलेशन थे, किस तरह से उनको अब दूसरी कंट्रीज से भी रिलेशंस बनाने थे, उसके बारे में भी शॉक थेरेपी बताती है। डेवलपमेंट वॉज नाउ एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड। अब उनको ज़्यादा ट्रेडिंग करनी ज़रूरी थी अपने रिलेशंस बनाने के लिए। एक कंप्लीट स्विच करना था उनको फ्री ट्रेड में। द फ्री ट्रेड रिजीम, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनको करना ज़रूरी था। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लेना भी और देना भी, दोनों चीज़ें उनको करनी ज़रूरी थी जो कि पहले बिल्कुल अननोन थे। फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी को कन्वर्ट करना ज़रूरी था, डीरेगुलेशन करना ज़रूरी था, हर चीज़ ज़रूरी थी, अपने पूरे मॉडल को कैपिटलिस्ट करना ज़रूरी था। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज। जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज थे, जो एग्जिस्टिंग में जिस तरह से वो ट्रेड करते थे, उसका हटना ज़रूरी था। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वॉज नाउ लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक मतलब जितने भी स्टेट थे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के, उनको अब वेस्ट कंट्री से डायरेक्टली लिंक करना था खुद को, अपने आप को बढ़ाने के लिए। दीज स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अपने आप को वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में ढालना ज़रूरी था। द वेस्टर्न कैपिटल स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स। जो वेस्टर्न कैपिटल स्टेट थी वो लीडर बन गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते थे कोल्ड वॉर, तो वो लीडर बन गए थे। एंड दस दे गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब इस शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, 1990s में दिखने शुरू हुए थे। शॉक थेरेपी 1990s में आई थी एंड डिड नॉट लेट द पीपल इनटू अ प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन। मतलब उसने ऐसा नहीं बोला था कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनरली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज़। इनिशियली शॉक थेरेपी की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी फेल हो गई थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था कुछ कुछ कंट्रीज़ में। In Russia, the large state-controlled industries complex almost collapsed. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे स्टेट कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पर सोशलिज्म था, उसको पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए थे वो। About 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट ऑन सेल। 90% इंडस्ट्रीज़ को सेल के लिए लगा दिया था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचने के लिए। उनका रीस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी थी, मार्केट फोर्सेस का आना ज़रूरी था, गवर्नमेंट एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, जो कि सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज़ थी, उनके ज़रिए उनको काम नहीं करना था, अब उनको खुद की चीज़ें करनी थी, इंडिविजुअली सब कुछ करना था। इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज़। वर्चुअली डिसअपियर हो गई टोटल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि सब इंडस्ट्रीज़ का काम बंद हो गया। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। इसको बोला जाता है द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री, बिकॉज 90% इंडस्ट्रीज़ को सेल पर लगा दिया, और जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी अब उनको अपनी खुद की पॉलिसीज़, अपनी इंडिविजुअली सब चीज़ें करनी थी, स्टेट की जो पॉलिसीज़ थी उसके हिसाब से कुछ नहीं करना था। दे वर अंडर वैल्यूड, उनको अंडर वैल्यू करके उनको सोल कर दिया गया बहुत कम प्राइसेस में। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। बहुत सारे सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे जिससे कि वो ख़रीद लें उन इंडस्ट्रीज़ को, बट वो इंडस्ट्रीज़ ख़रीदने के पैसे तो थे नहीं उनके पास, उन्होंने वो वाउचर्स ही ब्लैक मार्केट में बेच दिए ताकि कोई और ख़रीद ले, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। द वैल्यू ऑफ द रूबल, रशियन करेंसी, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की सेविंग्स चली गई। कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था उसके डिसइंटीग्रेट होने की वजह से फूड सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम हो गई, खाने की कमी हो गई। रशिया जो था वो खाना इंपोर्ट करने लगा। द रियल GDP ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो वॉट इट वॉज इन 89। मतलब 10 सालों के अंदर अंदर GDP बहुत ज़्यादा गिर गई। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। कोई अल्टरनेटिव नहीं था उन लोगों के पास। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। सोशल वेलफेयर का जो एक सिस्टम था कि सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, सब कुछ कोलैप्स हो गया। द विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज़, जो सरकारी सब्सिडीज़ थी उनसे वो सब खत्म हो गई, जो कि बहुत गरीब लोगों को दी जाती थी, सब खत्म हो गया। मिडिल क्लासेस जो थी वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। लोग जो थे वो अपने देश से बाहर जाने लग गए, जो एकेडमिकली और इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे।
A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. जहाँ पर स्टेट कंट्रोल नहीं करेगी वो माफिया कंट्रोल करेगी। वही हुआ यहाँ भी। जब तक एक स्टेबल सरकार नहीं बनी तब तक वहाँ पर एक माफिया इमर्ज हो गई, एक गैंग इमर्ज हो गई जो कि इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। प्राइवेटाइजेशन की अपनी खुद की बहुत सारी खामियाँ होती हैं जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही थी। Post Soviet states, especially Russia, was divided between rich and poor regions. गरीब और अमीर में पूरा का पूरा स्टेट बट चुका था। There was now great economic inequality between people. Economically बहुत ज़्यादा inequality थी. The construction of democratic institution was not given same attention and priority as the demands of economic transformation. लोगों को डेमोक्रेसी का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, डेमोक्रेसी को उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर they just wanted to be economically stable. वो अपनी इकोनॉमी अच्छी करना चाहते थे, लोगों को डेमोक्रेसी पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। The constitutions of all these countries were drafted in a hurry and most, including Russia, had a strong executive president with the widest powers. जब इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे, क्योंकि कोल्ड वॉर जो थी वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी और उसी टाइम पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अपना कॉलोनियलिज्म से ख़त्म हुआ था, उनको आज़ादी मिली थी। तो इनके जो इन कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे बहुत जल्दी जल्दी में लिखे गए थे, इंक्लूडिंग रशिया, और इनमें मेनली पावर्स स्टेट को दी गई थी। पार्लियामेंट वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स एंड दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक। इन सेंट्रल एशिया द प्रेजिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स। सेंट्रल एशियन प्रेजिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी, जैसे कि इंडिया में भी प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं। इसलिए कुछ कुछ कंट्रीज़ जो हैं, इवन इंडिया को भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन माना जाता है। For example, the presidents of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for 10 years. मतलब उन लोगों ने सोचा कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हम परमानेंट बन जाते हैं यहाँ के लीडर्स। तो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो अपॉइंटेड लीडर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए परमानेंटली कर लिया, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया और 10 सालों के लिए। मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, कोई अपोजिशन नहीं था, मतलब बिल्कुल तानाशाही वाली सिचुएशन आ गई थी। अ जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वॉज येट टू बी स्टैब्लिश इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ को इतनी जल्दबाजी में बनाया गया था, उसके बाद ही डायरेक्ट सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गए, तो इन लोगों के पास अपनी कोई जुडिशरी भी नहीं थी, तो इनकी जुडिशरी को बनने में अभी वक्त था। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल लग गए इनको। रशिया को भी 2000 में 2000 ईयर में व्हेन 21st सेंचुरी स्टार्टेड, तब जाकर इन्होंने रिवाइव करना शुरू करा 10 years आफ्टर। द रीज़न फॉर द रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज़ वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना शुरू करा, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ से उन्होंने करना शुरू करा। अदर कंट्रीज़ हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को इकोनॉमिकली गेन करा क्योंकि उनकी कंट्रीज से बहुत सारी ऑयल की पाइपलाइंस जाती थी, विच दे रेंट, जो कि वो किराए पर देते थे। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रीस्टार्टेड, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई थी। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स। इतनी प्रॉब्लम्स होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लाजमी है। एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। सिविल वॉर्स हो गई, प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में। इकोनॉमिकली तो ये बेकार थे ही, पॉलिटिकली इनके पास कोई लीडर नहीं था, तो कॉन्फ्लिक्ट हुए। इन रशिया 2 रिपब्लिक्स, चेनिया एंड दागिस्तान, हैव हैड वायलेंट सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स। मतलब कि हमें अपने रिपब्लिक से, अपने कंट्रोल से अलग कर दो, सेक्सेशन कर दो हमारा। मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रिपब्लिक एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स हैव लेड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बहुत बुरी तरह से वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, बट फेल टू डेटर द एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन स्टिल उनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं हुई। इन सेंट्रल एशिया तजिकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। 2001 तक भी इन लोगों की सिविल वॉर चलती रही। द रीजन एज अ होल हैज़ मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग सेक्शंस के कॉन्फ्लिक्ट थे। अज़रबैजान में प्रोविंसेस ऑफ नगोर्नो कराबखा, सम लोकल Armenians went to secede and join Armenia.
इन लोगों ने खुद को खुद ही कंट्री से बाहर निकाल दिया और अर्मेनिया को ज्वाइन कर लिया। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ने 2 प्रोविंसेस को बना दिया, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई। यूक्रेन के जो एग्जिस्टिंग रिजीम था, एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स थी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, उसको अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर एंड वाटर्स, पानी के ऊपर लोगों की लड़ाई हो रही थी। दिस हैज़ लेड टू इनस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। आपस में कंट्रीज लड़ रही थी, बट जो एक गरीब इंसान है, एक ऑर्डिनरी इंसान है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो रही थी। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रशिया के नीचे वाले, एज आई टोल्ड यू, उनके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं जो कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकते थे। सेंट्रल एशिया बिकेम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। और यहाँ पर सेंट्रल एशिया जो था एक बहुत ही एक जोन बन गया कंपटीशन का, जहाँ पर आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखती थी। The region next to China, Russia, China, Afghanistan, and Pakistan, and close to West Asia. After 11 September 2001, the US wanted military bases in the region. अब US चाहता था यहाँ पर उसका मिलिट्री बेस हो, और वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को पे भी करता था बहुत ज़्यादा हाई, और अपने एयरप्लेन्स को अलाउ कराने के लिए कि सो दैट दे कैन फ्लाई अप इन देयर टेरिटरी ड्यूरिंग द वॉर्स। However, Russia perceives during the wars in Afghanistan and इराक और अफगानिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्वेड करा है यूएस ने इसी वजह से। However, Russia perceives these states as its near abroad. रशिया परसीव करता है इन स्टेट्स को अपना एक नियर अब्रॉड, मतलब ये बिल्कुल मेरे पास का है, एंड बिलीव्स दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। और वही रशिया चाहता है कि ये हमारे इन्फ्लुएंस में रहें। चाइना हैज़ इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज। चाइना का अगर हम एक किसी पर्टिकुलर सेंट्रल एशियन स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, विच इज़ चाइना, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर भी है ऑयल रिसोर्सेज की वजह से। एंड द चाइनीज़ हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड, और उन्होंने यहाँ पर बॉर्डर्स में सेटल होकर ट्रेडिंग भी शुरू करी है। इन ईस्ट यूरोपियन चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू। ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है चेकोस्लोवाकिया, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, चेक और स्लोवाकिया, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। बट द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन बल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। After 91, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and हर्जेगोविना एंड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज इनमें से निकलने लगी, सोवियत यूनियन में से। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैस्केयर ऑफ नॉन सर्ब बॉस्नियंस फॉलोड। बहुत सारे लोगों को मैस्केयर भी किया गया, मारा भी गया। द नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। नाटो का इंटरवेंशन हुआ, यूगोस्लाविया में बम गिराए गए, जिसकी वजह से इंटर एथनिक सिविल वॉर भी हुई। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। अब इंडिया का क्या रिलेशन है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में? इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन एंड स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। रशिया और इंडिया के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन है। इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उसकी फॉरेन पॉलिसी का। इंडिया रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, एंड मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस। इंडियन हीरोज़ फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया। मतलब बहुत सारी मूवीज़ जो हैं इंडिया की वहाँ दिखाई भी जाती हैं, वो एक इकोनॉमिक बेनिफिट है इंडिया का। मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज एंड वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन, एंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया और इंडिया दोनों ही चाहते हैं कि इंडिया पूरा वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हो जाए। व्हाट दे मेंट बाय अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज़, मतलब कोई भी एक सुपर पावर ना रहे, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स हो, इंटरनेशनल सिस्टम्स हो अलग अलग, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो कि सब लोग सबके लिए खड़े हैं, कोई लड़ाई ही ना हो, सब कलेक्टिवली एक दूसरे के लिए खड़े रहें, ग्रेटर रीजनलिज्म हो, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हो, मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, नेगोशिएशन हो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो सब कंट्रीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ जैसे कि यूएन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, डेमोक्रेटाइज किया जाए, क्योंकि यूएन है अच्छा पर उसको मेनली यूएस ही संभालता है, यूएस ही उसको डोमिनेट करता है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया।
80 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट ऑफ 2001. India stands to benefit from its relationships with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism. और इंडिया का रशिया के साथ जो ये रिलेशन है ये स्ट्रॉन्ग हुआ है बिकॉज दे गेट बेनिफिट, वी गेट ए बेनिफिट, इंडिया गेट बेनिफिट, क्योंकि उसको इशू जैसे कि कश्मीर का इशू हो गया, टेररिज्म का इशू हो गया, इसमें रशिया की बहुत हेल्प मिलती है. एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना. Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. आर्म्स मार्केट जहाँ पर रशिया के सबसे ज़्यादा आर्म्स मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो बिकते हैं, वो इंडिया जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, इसलिए रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है. द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया सिंस इंडिया इज़ एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन. अब इंडिया ऑयल को इम्पोर्ट करता है. रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. जब भी इंडिया के अंदर ऑयल क्राइसिस आया है तो रशिया ने हेल्प करा है. इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. Cooperation with these republics includes partnership, investment in oil fields. मतलब कॉपरेशन है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है दोनों के बीच. रशिया एक इम्पॉर्टेंट रशिया इम्पॉर्टेंट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए, और इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा रशिया ने करा है, हेल्प करी है. द क्रियोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट. रशिया ने क्रियोजेनिक रॉकेट प्रोवाइड करा था जब इंडिया को उसकी ज़रूरत थी. रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. रशिया और इंडिया ने बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम किया है. तो ये था इंडिया और रशिया का साथ का रिलेशनशिप, एंड दिस वाज द चैप्टर. थैंक यू.